चलिए, हम लोग सॉइल पढ़ रहे थे और सॉइल में पढ़े कहाँ तक थे, एक बार अपडेट कर दीजिए। हाँ, सॉइल में हम लोग ब्लैक सॉइल तक पढ़े थे ना। ब्लैक सॉइल के बाद लेटेराइट को पढ़ना था। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। सुनो, इसके टोटल डायनेमिक पहलुओं को जैसे पढ़ रहे थे वैसे इसको भी बढ़ाएंगे कि भैया डायनेमिक मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो कहिएगा सर, डायनेमिक मृदा के लेटराइट मृदा के फॉर्मेशन के लिए उच्च तापमान और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। दोनों चीजें, कि वहां का टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और रेनफॉल भी उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। वह क्षेत्र देखिए कि किधर लेटराइट मृदा है, सबसे ज्यादा केरल में। तो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा भी है। उसके बाद जिन जिन क्षेत्रों में इधर सबसे ज्यादा वर्षा के साथ साथ तापमान भी उच्च मिला, वहां पर लेटराइट मृदा का विकास हुआ। अब यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी तो अब शुरू होगी। कि एक बात बताओ कि जिस मृदा में टेम्परेचर उच्च मिल रहा हो, क्या वहां जीवाश्म या ह्यूमस रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो जीवाश्म या ह्यूमस डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो जिस मृदा में ह्यूमस नहीं हो वह मृदा उर्वर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो लेटराइट मृदा उर्वर होगी? नहीं होगी। अब याद करने का कोई मतलब है इसमें? अरे अभी जो बताए उसमें कुछ याद रटने वाला बात है नहीं। एक बार दिमाग में शिफ्ट करा लीजिए, दुरुस्त हो जाएगा। इतना ही हम पढ़ाएंगे ही आपको। तो जैसे उपजाऊ कम हो जाएगा, खाद्यान्न फसल की खेती नहीं होगी। तो उस दर कृषि किसका होगा? रबड़ का होगा, सिनकोना का होगा, काजू का होगा, नारियल वगैरह हो सकता है, मसाला का खेती होगा। हाँ, चाय भी होगा निश्चित, कॉफी भी होगा, चाय के साथ साथ कॉफी भी होगा। यही यही जो है क्षेत्र है, कृषि है, जो लेटराइट मृदा में होता है। बस उसका रंग कैसा होता है? तो कहेंगे कि सर भूरा कलर का या ईंट जैसा उसका रंग होता है। भूरा भूरा कलर का या ईंट जैसा उसका रंग होता है। फिर आपसे बातें वहीं पर एक और बात करेंगे आपसे कि ये भूरा कलर का या ईंट जैसा जो रंग होता है उसका विस्तार सबसे कहाँ है? सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ? तो केरल में, केरल महाराष्ट्र क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विस्तार मिलेगा लेटराइट मृदा का। तो लिख लो, एक लाइन लिखिए, लेटराइट मृदा लिखते चलिए। अब्सेंट नहीं होना चाहिए क्लास किसी का भी, अन्यथा हम दंड देने के लिए अधिकृत हैं, पहले ही आपको बता देते हैं। अब दंड में क्या, 1-2 घंटा आपको क्लास में खड़ा कराया जा सकता है, अभिभावक को कॉल हो सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो काम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग वैसा गलती ना करें कि आपको दंड मिले। ठीक है, चलो। लेटराइट मृदा, इसका निर्माण की क्या स्थिति है भाई? तो कहेंगे कि सर इसमें वर्षा उच्च होना चाहिए, लगभग कितना, 200 सीएम तक का वर्षा होना चाहिए, और तापमान भी उच्च हो, तापमान भी उच्च हो। इसका विस्तार किधर है? विस्तार किधर है? तो एक तो पश्चिमी तट के साथ साथ इसका विस्तार हुआ है केरल वाले क्षेत्रों में, पश्चिमी तट। दूसरा, पश्चिमी तट के पश्चिमी ढाल पर इसका विस्तार है। पश्चिमी तट के पश्चिमी ढाल पर इसका विस्तार है। दूसरा भाई, इसका विस्तार किधर है? ओडिशा तट पर इसका विस्तार है। स्टेट के साथ भी बता देंगे, पहले ये ज्योग्राफिकल समझ लो। ओडिशा तट पर, उत्कल कोस्ट पर इसका एक्सपेंशन है। तीसरा, शिलोंग का पठार देखेंगे ना, तो थोड़ा सा इसका विस्तार शिलोंग
पठार में भी इसका विस्तार है। शिलोंग प्लेटू के पास भी इसका विस्तार है। सर्वाधिक कहां? हाँ, सर्वाधिक केरल में। सर्वाधिक केरल में, सर्वाधिक है केरल में। कृषि इसमें किसका होता है? किन फसलों की कृषि इसमें कर लेते हैं? हाँ, लिखते जाओ। चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, सब बात को। चाय, टी, कॉफी, चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना। सिनकोना जानते हैं ना? वो सिनकोना की छाल जिससे मलेरिया का दवा बनाया जाता है, ठीक है। उसको VVI करके लिख लेना, अक्सर पूछे जाते हैं वो सिनकोना। उसके बाद काजू, काजू, मोटे अनाजों की कृषि होती है। मोटे अनाजों की कृषि होती है। लेट नहीं आना है जी, कभी लेट नहीं होना चाहिए। एक दिन चोरी करने वाला ही पकड़ाता है, जो पेशेवर चोर होता है वो पकड़ाता है कभी नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि आज गलती हो गया है ना सर, हम समझते हैं कि घटना आप ही के साथ घट जाएगी। जो रोज आता है लेट वो आदत बना लिया है, आएगा तो इसके कॉपी में झांकेगा, उसके कॉपी में झांकेगा, सब झांको करके काम चला लेगा। लेकिन जो एक दिन लेट आया है वो बेचारा सुस्त रहेगा, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है आपको, आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा या हिली सॉइल बोलते हैं इसको, हिली सॉइल बोला जाता है इसको, पर्वतीय मृदा। अब एक बात बताओ, इस हिली सॉइल या पर्वतीय मृदा पर सुनो, दिमाग में सारी बातों को यहीं पर अपडेट कर देना है। इस मृदा का निर्माण कैसे होगा? तो कहिएगा कि सर पर्वतीय मृदा में जो मृदा अपरदन की अधिकता होती है, तो वहां पर पर्वतीय चट्टानों के अंश ज्यादा पाए जाएंगे। तो जैसे ही उसमें पर्वतीय चट्टान रॉक्स मिलेंगे, तो ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। सीधी सी बात है कि पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगा। तो जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाए वह मृदा उपजाऊ की अनुपजाऊ? हाँ, उपजाऊ मृदा होने लगता है। इसका विस्तार किधर है? पर्वतीय मृदा का विस्तार किधर है? तो पकड़ लेंगे के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूरे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा लेके चलेंगे। हाँ, तो इसको नहीं, सिंधु से दिहांग तक कंप्लीट ऐसे नहीं पढ़ लीजिए, सिंधु से ऊपर में न विस्तार है इधर, फिर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी तो है, ठीक है। लिखिए, एक लाइन लिखे, खत्म कर देते हैं। अब मृदा आपके पास ठीक ठाक पहुंच गया। लिखो, पर्वतीय मृदा, इसका विस्तार, इसका विस्तार हिमालय के साथ, इसका विस्तार हिमालय के साथ साथ हुआ है। इसका विस्तार हिमालय के साथ हुआ है। आगे आके बाद में पिक्चर आपको दिखा देंगे। हिमालय के साथ हुआ है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है। एक लाइन और लिखिएगा
कि ह्यूमस के गुण अधिक होने के कारण या ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण ह्यूमस के मात्रा अधिक होने के कारण यह मृदा अम्लीय हो जाती है। यह मृदा अम्लीय हो जाती है। यह मृदा अम्लीय हो जाती है। अब ये मृदा जो अम्लीय बन जाती है तो किसकी खेती इसमें किया जाएगा? उधर देखो तो किस चीज का खेती हो रहा है, याद नहीं करना है, बस सोच करके परीक्षा में सारे प्रश्न को आप कर पाओ। तो कहेंगे सर सेव उधर अच्छा होता है ना, नाशपाती ठीक ठाक होता है ना, ड्राई फ्रूट की खेती भी है ना, यानी जितने फ्रूट अगर मिल जाए तो उसको हिमालय के साथ लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? लिखिए इसमें सेव, नाशपाती, इसमें सेव, नाशपाती और चाय की खेती होती है। सेव, नाशपाती और चाय की खेती होती है। आगे लिखना मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट, बहुत कम इंपॉर्टेंट है फिर भी पूछा जाता है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। अब देखो मरुस्थलीय मृदा का विकास किधर हुआ है? यहाँ यहाँ राजस्थान के पास यहाँ थोड़ा सा इस मृदा का विकास हुआ ही हुआ है ना। इसके विकास के कारण क्या हो सकते हैं? तो कहेंगे कि सर यहां सबसे पहले तो वर्षा कम हो जाता है और जैसे ही वर्षा कम होने के साथ साथ यहाँ तापमान भी उच्च रहता है। तापमान भी उच्च है और उच्च तापमान निम्न वर्षा के कारण मृदा तो पहले शुष्क हुई और फिर उसके बाद वह टूट करके सैंड या बालू के रूप में परिवर्तित हो गया, जिससे मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र जहां 25 सेंटी से भी कम वर्षा होता हो उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र। मानक क्या है? 25 सीएम का मानक रखा गया है। बार बार ये भी पूछा है एग्जाम में। इसमें किसकी खेती होगी? तो कहेंगे कि सर ये अनफर्टाइल सॉइल है, अनुपजाऊ मृदा है और अनफर्टाइल सॉइल होने के कारण यहाँ कृषि किसका होगा? तो मिलेट का होगा, मोटे अनाज का होगा। जैसे बाजरा वगैरह का खेती करेंगे, यहाँ पर तिलहन का खेती कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर वही मिलेट्स, मोटे अनाज और तिलहन का खेती इन क्षेत्रों में होता है। तो एक लाइन में इसको भी कंटिन्यू करिए, लिखिए पश्चिमी भाग के शुष्क प्रदेशों में, पश्चिमी भाग के शुष्क प्रदेशों में इसका विकास हुआ है। इसका विकास हुआ है। राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात में भी है, स्टेट छोड़िए, विकास हुआ है। यह अन उपजाऊ मृदा है, अनफर्टाइल सॉइल है। अन उपजाऊ मृदा है क्योंकि इसमें क्या होता है? हाँ, ह्यूमस और कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। ह्यूमस और कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है।
यहाँ मोटे अनाजों का खेती संभव है, मोटे अनाजों का खेती संभव है। नेक्स्ट, पीट एवं दलदली मृदा। पीट एवं दलदली मृदा। पीट पीट पीट, बोर्ड पर लिखे, चलो, पीट एवं दलदली मृदा, पीट एवं दलदली मृदा। मृदा नंबर 7 पढ़ रहे हैं क्या? पीट एवं दलदली मृदा। थोड़ी सी बात करेंगे इस पीट और दलदली मृदा को लेकर के। अब एक बात बताओ, पीट और दलदली मृदा किधर होगा? मतलब ज्योग्राफिकल कुछ आइडिया बताएंगे ना आप लोग कि दलदल कहाँ होता है सर? कहिएगा कि जहां वर्षा ज्यादा हो, जल जमाव की स्थिति बनती हो, दलदल वहीं पर होता है ना। अच्छा, तो ये दलदली क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा कहां? तो एक तो केरल में भी इस मृदा का विकास हुआ है और तमिलनाडु में भी इस मृदा का विकास है। केरल और तमिलनाडु में इस मृदा का विकास है। अगर दलदली मृदा है तो उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, ह्यूमस की मात्रा ठीक ठाक होगा, ह्यूमस उसमें मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता नहीं होगा, यहां उच्च होगा। आर्द्र भूमि को समझते हैं? नहीं जानते हैं आर्द्र भूमि को? हाँ, वही रामसर स्थल, वेटलैंड। देखो तो तमिलनाडु में कितना ज्यादा वेटलैंड है। अब तो इन्वायरमेंट जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें वेटलैंड वगैरह सबको पढ़ाएंगे। देखो तमिलनाडु में सर्वाधिक वेटलैंड है उधर। कारण क्या है कि सर उधर दलदली मृदा ज्यादा है। वही तो आर्द्र भूमियों का क्षेत्र वेटलैंड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वेटलैंड को क्यों संरक्षित किया जा रहा है? थोड़ा सा आ जाओ, आर्द्र भूमि पर 1 मिनट बात कर लेते हैं जब मिल गया तो। आर्द्र भूमि पर ये वेटलैंड का संरक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां जैव विविधता ज्यादा होता है, जैव विविधता ज्यादा होता है। दूसरा कि अभी वेटलैंड जो है समाप्त होते जा रहे थे तो जैव विविधता का ह्रास होते जा रहा था। अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़े होंगे ना तो उसमें एक डाटा दिया है 2 लाख की 20 लाख के अप्रोक्स करके कि पादप हुआ करते थे, कुछ जंतु हुआ करते थे। ऐसा एक डाटा है जो हमको एग्जैक्ट अभी ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है कि एनसीईआरटी ने क्या डाटा दिया है कि उसमें से इतना ह्रास हो गया, ये बचे हुए हैं। हाँ, वो एनसीईआरटी में एक डाटा दिया है, वो डाटा याद भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा डाटा है वो। सुनो, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कब से प्रयास किया गया? 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, कौन सा? रामसर। ईरान में एक शहर है रामसर। इसी रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में बातें की गई कि वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा और पूरे विश्व के वेटलैंड को संरक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में भारत में भी सारे वेटलैंड को चिन्हित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको संरक्षित कर रहे हैं। बिहार में भी कितने वेटलैंड? 3। बिहार में कितने? 3। एक कांवर ताल झील, बेगूसराय, बूढ़ी गंडक नदी के विसर्प पर बना है। नदी कौन सी? बूढ़ी गंडक नदी के विसर्प से बना है, बिहार का पहला वेटलैंड है। फिर जमुई में नागी और नकटी, दोनों कृत्रिम वेटलैंड है, दोनों कृत्रिम वेटलैंड है, प्राकृतिक वेटलैंड वो नहीं है, जबकि कांवर ताल झील प्राकृतिक वेटलैंड का उदाहरण है। ठीक है, तो पीट एवं दलदली मृदा में लिखे, 1 मिनट लिखो, पीट एवं दलदली मृदा में 1 मिनट लिखे। केरल और तमिलनाडु के तट पर, केरल एवं
तमिलनाडु के तट पर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहां वनस्पतियों का जमाव होता है, जहां वनस्पतियों का जमाव होता है, चाहे वनस्पतियों का जमाव छोड़ करके जल जमाव होता है, वनस्पति जमाव छोड़िए, जहां जल जमाव होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उपजाऊ मृदा भी है। नेक्स्ट है लवणीय एवं क्षारीय मृदा, सेलाइन सॉइल। लवणीय एवं क्षारीय मृदा, ये सब मृदा में आपको मिल जाएंगे। लवणीय और क्षारीयता का गुण होता है, ये मृदा नहीं है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा, सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल। चलो अब आपसे कुछ कोर बातें और पूछे जाएंगे। आइए एक बार आपको मृदा दिखा देते हैं। पहले यहां देखिए, सबसे पहले पर्वतीय मृदा। तो भाई आपने तो बिना मैप के भी आप बता सकते हो कि जैसे जैसे हिमालय का वैसे वैसे पर्वतीय मृदा भी मिलता है। जलोढ़ मृदा, सिंधु से लेकर के और पूरा यहां ब्रह्मपुत्र तक, ये जलोढ़ मृदा लगभग 43%। आप इसका पूरा पोस्टमार्टम किए हो कॉपी में, दिमाग में हो या नहीं हो, कॉपी में पोस्टमार्टम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहां मरुस्थलीय मृदा, सैंडी सॉइल। जस्ट नीचे आओगे, ये ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है? अब बेसाल्टिक चट्टानों के लावा से। यहां कौन सा बेसाल्टिक चट्टान है, यहां कौन सा बेसाल्टिक चट्टान है? दक्कन ट्रैप। एक बार नहीं, कितना बार पढ़ाए हैं कि नहीं, कि दक्कन ट्रैप, इस दक्कन ट्रैप से ही ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। जस्ट यहां आएंगे, रेड है तो रेड सॉइल, यहां क्या लेटेराइट है, ये केरल के पास लेटेराइट है। देखो थोड़ा सा लेटेराइट यहां भी, थोड़ा लेटेराइट यहां भी, शिलोंग पठार के पास भी ये लेटेराइट का विस्तार है। हो गया, ठीक है। यही तो स्थिति देखना था हम लोगों को। आगे बढ़ाएं। चलिए, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि मृदा बोर्ड का गठन कब हुआ था। मैं कल क्वेश्चन देख रहा था कि क्वेश्चन की गहराई कहां तक गया है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ, लिख लेना, एस्थेटिक बात है, कंसेप्ट नहीं है इसमें। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसका गठन 1953 में हुआ है, 1953 में हुआ है, 1953 में हुआ है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड गठन कब का है, 1953। नेक्स्ट, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर क्या है? लवणीयता का गुण होता है ना, क्षारीयता गुण होता है। अभी डिटेल्स बात कर लेंगे कि पीएच मान कल समझाए थे,
कल मतलब पिछले क्लास में, क्या मास्टर साहब? कल को आप नहीं भूल पाइएगा 1 साल तक, है कि नहीं है? ऐसा लगता है कि आदमी मजबूती से 9 वर्ष को सेलिब्रेट किए हैं क्या? तब इनको बहुत यादें हैं। हम लोग भूल गए उस कल को, अब आज में जी रहे हैं क्या जी? हाँ, चलिए, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज है कि मैं, जैसे हम लोग कहीं निकलते हैं तो बहुत सारी चीजों को अनुभव करते हैं, आप भी करते होंगे। आप देखेंगे कि मतलब लोगों में खुशियां कम होते जा रही है। मतलब पूरे पूरे मतलब समाज को देख लीजिए कि किसी भी फेस्टिवल को लेकर के या फिर किसी भी मतलब प्रकार के शादी ब्याह या किसी भी स्तर पर खुशी कम होते जा रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में निश्चित रूप से हम लोग और पिछड़ेंगे कि भारत से खुशी ही जा रही है। कारण क्या है? कारण क्या है? अरे, आज से 10 साल पहले, अब 10 साल मतलब ये मत सोच लीजिएगा ये प्रधानमंत्री वाला, ये मैं कहने की बातें हैं। मतलब आज से कुछ दिन पहले जो खुशी होता था, अब वो खुशी नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? ये 2-3 चीज इसमें कारक हो सकता है। हर चीज का फैक्टर पढ़ते हैं ना, 2-3 चीज कारण हो सकता है। एक, कि इंसान, सबसे मूल कारण कि ज्यादा से ज्यादा अपने को मोबाइल वगैरह से कनेक्ट कर लिया, जबकि बहुत बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि तकनीकी इंसान को इंसान से दूर कर देता है। ये तकनीकी इंसान को इंसान से दूर कर देता है। मोबाइल आपको किसी के पास नहीं रखता है, वो दूर कर रहा है, फीलिंग को मार रहा है। देख रहे हो, तलाक रेट बढ़ गया, हर गांव में 2-4 गो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कारण क्या है भाई? मोबाइल। कहाँ हो, लाइव लोकेशन भेजो, वीडियो कॉल करो। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, फीलिंग खत्म। तो ये खुशियों को कम करने का एक कारण ये भी है कि हम कंप्लीट तकनीक पर डिपेंड हो गए। हम अपने फीलिंग पर अब डिपेंड नहीं है कि खुशियां आ सकती है, हम उससे खुशी खोजते हैं, अपनों से खुशी नहीं ढूंढते हैं। तो कहां से खुशी मिलेगी? इसलिए अब कोई भी फेस्टिवल आप देखिए बहुत बड़े स्तर पर नहीं चल रहा है। कल 1 जनवरी था, सब लोग रील देख रहे थे बैठ के। हाँ हाँ। दूसरा, कि ये सच है कि अभी मिडिल मिडिल फैमिली जो है वो रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि सेलिब्रेशन उससे ऊपर होता है कि नहीं? मतलब अभी प्राथमिक स्तर पर भारत के मध्यम परिवार अभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है, तो कहां से बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर पाएगा? अब अंबानी वाला सेलिब्रेशन सबसे नहीं ना होगा भाई। लोग कुछ दिन पहले सोच रहे थे कि इसके बेटा का शादी खत्म कब होगा। मतलब सबके दिमाग पर अब टेंशन बन रहा था कि कब विवाह खत्म होगा। पता नहीं चल रहा था कि कितना बार विवाह हुआ। यहां तो एक परिवार में एक शादी होता है तो पता चला 5 साल तक वो शादी का नाम नहीं लेंगे। मध्यम परिवार की हालात है, इसलिए भी हमारी खुशियां छीन हो रही है। तो जरूरत है हमें कि ये सब तकनीकी वगैरह की चीजों से बच के पुनः एक बार पारिवारिक मेल को बढ़ाया जाए। पहले घर में खाना खाते समय पानी गिर जाता था ना, तो लोग सोच लेता था कि कोई आ रहा है, नहीं सोच लेते थे। कौआ बोल देता था घर पे बैठते, तो लोग चर्चा में पड़ जाता था कि अदा किधर से बोला है, मतलब कोई आएगा। अभी ये कुछ है, उससे खुशियां मिलती थी। अभी तो तुरंत है कि नहीं है, जिसका विवाह होने जा रहा है वो भी चौक चौक पर से लाइव लोकेशन दे रहा है कि कहाँ पहुंच गए। हाँ, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोई फीलिंग नहीं है भाई, हटाओ। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले पैतृक सेल होता है, लिखते जाइए। नंबर 1 में क्या होता है? पैतृक सेल होता है, रॉक्स होता है। सबसे पहले नंबर 1 कि पैतृक सेल होता है।
पैट्रिक सेल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रॉक्स होते हैं। हाँ, ये पैट्रिक सेल होता है। आधारभूत खनिज और पोषक तत्व इसी से मिलते हैं। दूसरा जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट। दूसरा कारक क्या है, जलवायु है भाई, क्लाइमेट है नहीं है। अगर पूछेगा कि कौन एक कारक है, देशांतर, अक्षांश, वर्षा, जलवायु, कौन कारक है, ऐसे ही तो क्वेश्चन फॉर्म करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीधा भी पढ़ लेना है और उल्टा भी पढ़ लेना है, तब दोनों बातें समझ में आ जाएंगे। कोई ऐसे भी लोग हैं जो आज से आए हैं क्लास में, फर्स्ट डे है उनका, आपका है टोपी आदमी, कोई बात नहीं, आपका और किसी का नहीं ना है। हाँ, ये तो मैं एक दिन और मृदा पढ़ा चुका हूं, हो सकता है कि आपका कंप्लीट कंसेप्ट नहीं बन रहा हो, छूट छूट के आ रहा हो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं आज ही। आगे बढ़िए। अब एक बात बताओ, मृदा का सॉइल कंपोनेंट होता क्या है भाई, मृदा में सॉइल कंपोनेंट है क्या, मृदा संगठन, सॉइल कंपोनेंट, मृदा संगठन, सॉइल कंपोनेंट सबसे ज्यादा क्या होता है, मृदा में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, खनिज पदार्थ, कि कौन चीज से बना है वो, 40 से 45% तक होता है खनिज पदार्थ, कि वह किससे बना है। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा क्या होता है, तो कहेंगे कि सर इसमें भूमिगत जल और वायु की मात्रा लगभग बराबर होता है, दोनों मृदा वायु और मृदा जल लगभग बराबर होता है। कितना, मृदा वायु एयर और मृदा जल, ये दोनों बराबर होता है। कितना कितना होता है, 25%, और ये भी होता है 25%। मृदा वायु 25% और मृदा जल भी, मृदा वायु भी 25 और जल भी 25। नेक्स्ट, ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा ये 5 से 10% होता है। किसी भी मृदा में जो ह्यूमस की मात्रा है, कार्बनिक पदार्थ है, 5 से 10% होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म है ही, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं, सूक्ष्म जीवों में होते हैं कवक या बैक्टीरिया, कवक और बैक्टीरिया। एक चीज आएगा, जब ये आपने पढ़ ही लिया, तो मृदा के साथ हम लोग समस्या भी एक दिन पढ़ लिए थे कि मृदाओं में क्या क्या समस्या है, पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। सॉइल लंचिंग वगैरह, यानी निछालन, नाम सुना है आपने निछालन का, नहीं नाम सुने, निछालन किसको बोलते हैं, हाँ सुनो, अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा का जो पोषक तत्व है, वह पोषक तत्व रिस रिस करके जब भूमिगत जल में चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तो इस प्रक्रिया को निछालन कहा जाता है। उस मृदा से उपजाऊपन की मात्रा समाप्त हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, निछालन कहा जाता है। कोई आपत्ति नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब कोई अम्लीय और क्षारीय बातों में उलझा हुआ था, तो ये तो विज्ञान की बातें हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। देखो, पीएच, सोरेनसन महोदय ने पीएच मान का खोज किया, सोरेनसन ने खोज किया था। इससे 7 पीएच मान को
उदासीन, इससे कम वाले को अम्लीय और ज्यादा वाला को क्षारीय करार दिया गया। दूसरा कि यदि मृदा में अम्लीयता की मात्रा ज्यादा हो तो उसके सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूना का प्रयोग करते हैं। मृदा यदि अम्लीय बन जाए तो अम्लीयता में सुधार के लिए चूना का, मृदा क्षारीय हो जाए तो उसके सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, उसके लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन गया कि मृदा में अम्लीयता बढ़े तो चूना का, क्षारीयता बढ़े तो जिप्सम का, क्षारीयता बढ़े तो जिप्सम का, बोल देना है जिप्सम का इसमें प्रयोग करते हैं। उदासीन मृदा है तो उदासीन ही है। अब एक बात और पूछा जाएगा कि पौधों के वृद्धि के लिए, पौधों में वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से लेकर के 7.5 तक का पीएच मान होना चाहिए जो पौधों के आदर्श वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना है कि पीएच मान कितना होना चाहिए। 6 से लेकर के कितना होना चाहिए? हाँ 7.5 होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए। सेवन पॉइंट 5 होना चाहिए। किसी के मन में और कोई कंफ्यूजन है? पूछ सकते हैं। सुनिए, अब यहां के बाद हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका का हमने इजाद किया है कि सर यहाँ के बाद इंडियन ज्योग्राफी को अब कैसे पढ़ा जाए। यहाँ तक तो ठीक है कि लिखा पढ़ा दिए यहाँ तक, लेकिन यहाँ के बाद यदि आप वही पुराने घिसे पीठे तरीकों से पढ़ेंगे कि टॉपिक वाइज करेंगे कि आइए पढ़ते हैं खनिज, आइए पढ़ते हैं ईंधन, आइए बात करते हैं नेशनल हाईवे, बात करते हैं जनजातीय, बात करेंगे कि कहाँ पर जो है मतलब नेशनल पार्क कितने हैं, टाइगर रिजर्व कौन कौन है। ये टॉपिक वाइज है जो किताब मॉडल हो जाता है। यही तो बुक मॉडल है ना, किताब में ऐसे ही लिखा गया है। एनर्जी ज्यादा लगेगा आपको और उसका आउटपुट बहुत कम आएगा, क्योंकि ह्यूमन दिमाग है, जब तक कि एक दूसरे से उलझता नहीं है तब तक स्थिर नहीं रहता है। स्थिर रहता है नहीं। पढ़ाई देखो उलझाने का चीज है, ले जा करके एक वो को दूसरा में फंसा दो, सब एक दूसरे के साथ रहेगा। यानी एक ऐसे लगाना है कि ये पढ़ लिए तो ये भी याद हो जाए, इसी को बोलते हैं। तो जो हम एक बेहतर तकनीक आपको बताते हैं यही कि अब यहां के बाद स्टेट को पकड़ लिया जाए। सीमित है कि हमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे हम कोई एक उत्तर प्रदेश को पकड़ लिए तो उत्तर प्रदेश से क्या क्या पूछा जा सकता है वो टोटल आ जाएगा ना उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में कितने हिस्टोरिकल पैलेस है, कितना वहां पर नेशनल पार्क है, कितना टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं रही है, ये सब चीज उत्तर प्रदेश में समाहित हो जाएगा।
राजस्थान को ले लिए, गुजरात को पढ़ लिए, मध्य प्रदेश को पढ़ लिए। अगर आप स्टेट को पकड़ के पढ़ लेते हैं तो चीजें ज्यादा सरल होगी, सुगम होगी और याद करने का झंझट भी नहीं रहेगा। ऐसे करके पढ़ा दिया जाए, सबकी आम सहमति हो तब कि स्टेट वाइज करके पढ़ा देना। वही स्टेटे में न पकड़ाएगा रे भाई कि कौन से राज्य में कौन सा सोना का खान है, कहाँ तांबे की खान है, कहाँ से लोहा निकल रहा है, कहाँ से कोयला निकल रहा है। स्टेट पकड़ के रखिएगा तो ज्यादा मजबूती से न पकड़ाएगा वो। ठीक है, तो इसके लिए आपसे थोड़ा सा मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग एटलस लेके आइएगा तब ना पढ़ाएंगे। लाए हैं सब लोग? वाह क्या बात है, अच्छी बात है। जो लोग लाए हैं और जो लोग नहीं आए थे शुरू में, वो लोग भी एटलस लेके आइए। कितने लोग हैं जिनके पास एटलस नहीं है? हाँ देखिए, इसको ईमानदारी बोलते हैं। सच में नहीं है तो नहीं है, दोनों हाथ उठा दीजिए। हाँ क्या दिक्कत है? हाँ नहीं है तो हंसने की क्या बात है, आज ले लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और किन के पास नहीं है? आपके पास भी नहीं है, और भी आप लोग पास नहीं है। तो भैया आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज आप लोग ले लीजिए, ठीक है, पक्का ले लीजिए। इसलिए क्योंकि ये केवल ज्योग्राफी के लिए एटलस नहीं खरीदना है, एटलस हिस्ट्री के लिए खरीदना है, एटलस इन्वायरमेंट के लिए खरीदना है, एटलस करंट के लिए खरीदना है। एटलस ही तो पढ़ाई का सार है। और घर में इस टाइप का इंडिया का मैप खरीद के साथ उठ लीजिए, तब ना। नहीं भी पढ़िएगा तो कोई आके देखेगा कि मैप सटल है तो उसको लगता है कि लड़का पढ़ता है। आधा तो इसलिए मैप सट लगा के रखे हैं कि नहीं। हाँ, बीपीएससी तैयारी करने का मतलब है कि जैसे आइएगा आपका सीनियर तुरंत लिस्ट बना देगा कि सुनो एक काम करो, इंडिया का पॉलिटिकल, इंडिया का फिजिकल और वर्ल्ड का पॉलिटिकल, वर्ल्ड का फिजिकल, 4 को मैप खरीद के लाओ और 4 तरफ से रूम में लगा दो। तकिया के पास लगा के रखते हैं, लगा दिया। और इसका उपयोग भैया तो कोई बात नहीं, इसका उपयोग हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें जो तुमको समझ में आएगा उसको हाईलाइट कर देना। और लड़का 1-2 दिन हाईलाइट किया, उसके बाद भूल गया, फिर दूसरे रूम में गया, उखाड़ के ले जाता है सब की नहीं। तो वो एक पहचान भी है, लेकिन आपको उस पहचान से इतर काम करना है कि घर में लगा लीजिए। 20 रुपया अप्रॉक्स का मिलता है, वही वाला 20 रुपया वाला ले आके साथ लीजिए। अब क्लास में उस 20 रुपया वाला से काम नहीं चलेगा, क्लास के लिए एटलस का बुक चाहिए ही चाहिए। सुनिए, अब इसी क्रम में मैं इंडिया का थोड़ा सा भारत दर्शन करा देता हूं। हालांकि मैं शुरू के क्लास में 2 दिन पढ़ाया हूं इंडिया को, याद है कि इंडिया का कंप्लीट मैं पॉलिटिकल भी पढ़ाया हूं और फिजिकल भी पढ़ाया हूं भैया। कि इंडिया जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एक देश है, विश्व में 7वें नंबर का देश है और जनसंख्या के दृष्टि से नंबर 1 देश है। भारत के अंदर में जैसे प्रवेश करेंगे, बाहर के लिए भी पूरा पोस्टमार्टम हुआ है, तो सर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का देश है। ये 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो नंबर 1 बिहार है। सबसे कम की बातें जब भी होती है तो सबसे कम जनसंख्या कहां, ना कान काट देंगे, सबसे कम जनसंख्या कहां, सिक्किम में। सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम कहां, अरुणाचल प्रदेश का। डाटा के साथ आपको लिखवाए हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 17 ही लोग रहता है और बिहार में 1106, बिहार में 1100। कंपटीशन दूर दूर तक नहीं है। इसलिए देखना, उधर इनर परमिट सिस्टम लगा हुआ है, इनर परमिट सिस्टम लगा है। अब वहां तक आपको नहीं पढ़ना है। आप बिहारी हैं चाहे दूसरे प्रदेश के हैं, अगर चाहेंगे कि मणिपुर, मिजोरम में चले जा करके आप बस जाएं, मुश्किल है। अपने ही देश में रहने के लिए परमिट लेना पड़ता है
कि क्यों जा रहे हो, इनर परमिट सिस्टम है वो, ठीक है। नहीं तो सब बिहारी भाग के उधरे चला जाता। हाँ, अच्छा माहौल भी है उधर का, नहीं है। सुनो, रुको, अब ये बातें हो गई आपके अंदर अंदर को लेकर के, इसी में से हम लोग शुरुआत करेंगे राज्यों को लेकर के। तो क्या मैं आज एक राज्य की शुरुआत आपके साथ करूं, साझा करूं? जी हाँ, आप सबके पास एटलस हो तो अपने पास एटलस निकाल लीजिए। मैं भी कल से बोर्ड पर एटलस लगवा करके रखूंगा, कल बोर्ड पर एटलस लगवा करके रखूंगा। एक छोटा सा, एक बेहतर, सबसे बड़ा राज्य के साथ आज शुरुआत करते हैं, राजस्थान से। वीरों की भूमि राजस्थान से, शुरुआत यहीं से करेंगे। वीरों की भूमि राजस्थान से, वीरों की भूमि राजस्थान से, फटाफट निकालो राजस्थान को। शुरुआत कर लेंगे वीरों की भूमि राजस्थान। जैसे ही राजस्थान को आप पढ़ने चलिएगा सर, उसका भौतिक रूपों में देख लेंगे। राजस्थान में, इसमें फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों अलग है कि साथ है? एटलस में आपके अलग अलग है, अच्छी बात है। चलो सुनो, जैसे ही उसका फिजिकल पढ़ने चलोगे, वहां फिजिकल में दो चीजें मिलेगी। जिनके पास एटलस नहीं है वो हमको देखिए, बातें मिल जाएगी आपको भी, ठीक है। चलो, फिजिकल में आपको मिलेगा वहां पढ़ने के लिए अरावली पर्वत मिलेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र, और तीसरा राजस्थान का मैदानी हिस्सा। राजस्थान को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा मैदानी भाग राजस्थान। इसके विभाजन का आधार क्या है? 25 सेमी समवर्षा, 25 सेमी से ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मैदानी है, और 25 सेमी या उससे कम वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है। मिलेगा आपको वहां पर अरावली पर्वत, मिलेगा अरावली पर्वत। भारत ही नहीं, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक अरावली है, जिसका लंबाई कितना, ये लंबाई कितना, बल 800 किलोमीटर। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? चलो विस्तार देख लो। गुजरात में एक जगह है पालमपुर, गुजरात में है पालमपुर। सुनो, मिलेगा, हम सब बोर्ड पर दिखा देंगे, सब लोगों को मिलेगा, बोर्ड में पर खींच देंगे। पहले समझ तो लीजिए ना। गुजरात में पालमपुर से लेकर के और ये हरियाणा कटक तक, हरियाणा वेसिन या अंबाला कटक तक, दोनों बात लिख कर रखिए। अंबाला कटक तक इसका विस्तार है, अंबाला कटक तक इसका विस्तार है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में अंबाला कटक तक इसका विस्तार है। चलो ठीक है, हरियाणा में अंबाला कटक तक इसका विस्तार है। आगे बढ़िए। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर कितना ऊंचा है? 1722 मीटर। कितना ऊंचा है? 1722 मीटर ऊंचा है। कौन से पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर है। बस इतना में से कुछ पूछता है। इसमें से कोई नदी भी निकलती है क्या? अरावली से कोई नदी भी निकलती है? जहां लूनी नदी, और मैं लूनी को आपको पढ़ा चुका हूं कि भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाहीय नदी है, भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाहीय नदी है, ठीक है। हाँ, तो लंबाई है दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा ना, ठीक है। मैप को जैसे पढ़ना है भाई,
तो मैप में जैसे मैं बोलूं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये तो है। दिक्कत है? जी हाँ, गुजरात में पालमपुर से ये शुरू होता है, गुजरात के पालमपुर से शुरू होता है। अधिसंख्य लोगों के पास किताब नहीं है, तो एक काम करिए, लिख लीजिए, अगले क्लास में मैं रटवा दूंगा चीजों को, ठीक है? आज लिख लो, अगले क्लास में मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा मैप के माध्यम से। लेकिन एक एक लोगों के पास बुक होना चाहिए। हाँ, लिखना तो सबको है ना, उसमें तो केवल दिखा दिखा करके याद करवाते हैं, रटवाते हैं, इतना तेज आवाज निकले कि इस बिल्डिंग का एक एक लोग समझ जाए कि नीचे पढ़ाई हो रहा है। हाँ, शेर लोगों को पढ़ाने में हम विश्वास रखते हैं, जिसका आवाज नहीं निकले वैसे लोगों को मेरे आदर्श विद्यार्थी नहीं होता है सब, ठीक है? हाँ, माउंट आबू उज्जैन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है भैया, क्योंकि वहीं पर एक मंदिर है, कौन? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। अभी टीआरई में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? नहीं, किराडू को। किसको बोलते हैं? वहां एक और मंदिर है बगल में, किराडू। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान को। अरे क्वेश्चन पूछता है ना, झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? तो ये एक एक बात नहीं रटी है, इसीलिए मैं पूछ लेता हूं। श्रीनगर नहीं, उदयपुर को, ठीक है? तो इसको एक कड़ी में बांध करके पढ़ा के लिखा दे रहा हूं। लिखो पहले, सब लोग फटाफट लिखो, धुआंधार लिखे। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, लिखते जाओ राजस्थान में। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत श्रेणी, फोल्ड माउंटेन, अरावली, अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर तथा तथा हाईएस्ट पीक गुरु शिखर एंड इसी के नागा पहाड़ी से, इसी के नागा पहाड़ी से, नागा पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। सोर्स ऑफ लूनी रिवर्स, नागा पहाड़ी इज द सोर्स ऑफ लूनी रिवर्स। इसी के नागा पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। बाकी तो आपने लिखा ही है। आगे लिखते जाऊं। उदयपुर, एक एक शहर जो इंपॉर्टेंट है उतना ही। अब सिविल में जितना मैं मैपिंग कराता हूं उतना मैपिंग आप में नहीं कराऊंगा, डंके के चोट पर उसका आधा पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि सिविल वाले थोड़ा सा उसका एडवांस कराना पड़ता है। आप लोग के पास उतना समय नहीं है। वो सबको 50-50 दिन केवल मैपिंगे कराते हैं, तो 50 दिन तो आप लोग नहीं ना दीजिएगा। 5 दिन हो जाएगा तो कहेगा सबकी अवसर बहुत हो रहा है, इतना क्या करेंगे पढ़ के, नहीं है? तो इसी हिसाब से क्लास को शेड्यूल करके रखते हैं कि कितना दिन में इस सबको पढ़ा दिया जाए। लिखो उदयपुर, देखिए उदयपुर को, इसे झीलों के नगरी नाम से जाना जाता है, इसे झीलों के नगरी नाम से जाना जाता है। लेक सिटी, अंग्रेजी बहुत आसान होता है, ठीक है? लेक सिटी के नाम से जाना जाता है।
यहां देवारी एवं जावर के खान से, देवारी एवं जावर, ये दोनों को हाईलाइट करके लिखना, देवारी एवं जावर के खान से, देवारी एवं जाबर के खान से कौन सा मिनरल्स निकलता है भाई? सीसा, जस्ता, जिप्सम, देवारी में और जाबर में सीसा, जस्ता, जिप्सम आदि का उत्पादन किया जाता है, आदि का उत्पादन किया जाता है। चांदी भी होगा, जहां शीशा मिलेगा वहीं चांदी भी मिलेगा, आदि किया जाता है। हाँ हाँ, आगे लिखो चित्तौड़गढ़, एक एक लाइन में। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ क्या कहेंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में? ऐतिहासिक नगर, खनन होता है, वही उत्पादन होता है ना, निकाला जाता है तो खनन ही होगा। ठीक है, चलो, खनन होता है। सुनिए, खान है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को क्या कहेंगे कि सर ऐतिहासिक नगर है, हिस्टोरिकल सिटी है, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा चित्तौड़गढ़ से पूछेगा कि इसी के निकट एक स्थान है रावत भट्टा, नाम सुना है आपने? रावत भट्टा, जहां नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। इसी के निकट रावत भट्टा में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ये नहीं जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किसको बोलते हैं? क्वेश्चन का एरिया इधर भी खूब है, खूब एरिया है, जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। कैगा, कल्पक्कम, तारापुर, रावत भट्टा, उत्तर प्रदेश वाले नरौरा, एक दिन पढ़ाएंगे इसको भी, ठीक है, एक दिन पक्का पढ़ाएंगे। सुनो, चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक नगर है कैसे? अरे भाई, इसी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी पद्मावती थी, और यही राज्य चित्तौड़गढ़ के पद्मावती के बारे में लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी एक रचना है पद्मावत। उस पद्मावत के किरदार हैं कौन कौन? हीरामन सुगा, नाम नहीं सुना है? हीरामन सुगा, फिल्म नहीं देखा पद्मावत? यानी फिल्म गड़बड़ बना दिया है, फिल्म गड़बड़ बना दिया है। वो हीरामन सुगा को बाद में एंट्री कराता है, लेकिन हीरामन सुगा का एंट्री पहले ही हो जाता है। वही क्या था, कौन कौन है इसमें पद्मावत में? हीरामन सुगा, सुगा बोलते हैं तोता को, एक्चुअली वो नाम है सुगा, इसलिए मैं सुगा बोल रहा हूं उसमें। उसके बाद राजा रतन सिंह, पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, एगो जो पंडित जी हैं, क्या नाम है, किसी को याद नहीं है? कौन पंडित जी हैं जो कि जाकर के पद्मावती की बखान करते हैं अलाउद्दीन खिलजी से कि चांद में दाग है पद्मावती में नहीं। फिर अलाउद्दीन खिलजी की रंजीत सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाना और दोस्ती के बाद गद्दारी का रूप दिखाना, लास्ट में पद्मावती ने जौहर व्रत अपना लिया। ये सब वही है, ठीक है। अब मैं कहानी कहूंगा
तो पूरा टाइम आपका चल जाएगा। मन में मेरी भी तो उत्सुकता रहती है कि कह दूं, लेकिन देखता हूं कि समय नहीं है। ठीक है, चलो। सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है, यही रावत भट्टा से निकाला जाता है। आगे नेक्स्ट सिटी भी पढ़ लेना, नेक्स्ट सिटी भी पढ़ लीजिएगा। चलो, यहीं पर एक मिलेगा आपको भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, पॉइंट नोट करो। भीलवाड़ा, हाँ भीलवाड़ा, हम नहीं सुने भीलवाड़ा राजस्थान में? जी हाँ भाई, भीलवाड़ा वस्त्रों की नगरी नाम से प्रसिद्ध, राजस्थान के वस्त्रों की नगरी, क्लॉथ सिटी, वस्त्रों की नगरी, क्लॉथ सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के वस्त्रों की नगरी नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, नगरी नाम से प्रसिद्ध। यहां अगूचा की खान से, कौन सा खान है? अगूचा, अगूचा, इसको हाईलाइट करके रखिएगा, अगूचा। यहां अगूचा के खान से अब्रक का उत्पादन होता है। अब्रक, जी हां, अगूचा के खान से अब्रक का उत्पादन होता है। अगूचा के खान से अब्रक का उत्पादन होता है। आगे लिखो अलवर। जी हां, अलवर, अलवर, अलवर पूछा गया प्रश्न है। अलवर में क्या? यह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। नेशनल कैपिटल रेंज, रीजन, क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, क्षेत्र, यह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। पूछेगा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? कौन आता है? अलवर। बता देंगे? अच्छा, यह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, कौमा औद्योगिक नगर है, कौमा औद्योगिक नगर है। और एक बात और इसके बारे में नोट करके रखना, यहीं पर टाइगर रिजर्व, यहां पर टाइगर रिजर्व, कौमा नेशनल पार्क, कौन है भैया अलवर में? सरिस्का है। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क सरिस्का है, नाम याद रहेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां? राजस्थान में, राजस्थान के अलवर में है, लेकिन आप नाम केवल याद रखोगे कहां? कि सर ये राजस्थान में है। कहां अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। खेतड़ी, खेतड़ी, जी हाँ। नेक्स्ट, नहीं ये खेतड़ी अलग है भाई। जी हाँ, ये अलवर में ही है। नेक्स्ट लिखो खेतड़ी। भारत का सबसे प्राचीन ताम्र खदान, ताम्र खदान केंद्र है। वर्तमान में भी यहां तांबे का खनन और शोधन का कार्य होता है। वर्तमान में भी तांबा का खनन और शोधन का कार्य होता है। तांबा खनन और शोधन का कार्य होता है। शोधन समझते हो ना? हाँ, अयस्कों से उसको अशुद्धियों को निकालना शोधन का कार्य होता है। सब लोग ठीक है? ताम्र खनन और शोधन का कार्य होता है। एकदम ठीक हो? चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ लेना है भाई, आगे बढ़ते रहना है। शोधन का कार्य होता है। सुनो, इसी खेतड़ी के महाराज ने, लिखना नहीं है, इसी खेतड़ी के महाराज ने नरेंद्रनाथ दत्त का नाम विवेकानंद किया था।
वो यही खेतड़ी राज्य है। ठीक है, आ रहा है 12 जनवरी विवेकानंद दिवस। उस दिन बात करेंगे विवेकानंद के जीवनी को लेकर भी। नेक्स्ट बाड़मेर पढ़िएगा, बाड़मेर। जी हाँ, थार मरुभूमि में अवस्थित नगर बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। थार मरुभूमि में अवस्थित नगर, थार मरुभूमि में अवस्थित नगर, थार मरुभूमि में अवस्थित नगर सिटी है, जो थार डिजर्ट में है। थार मरुभूमि में अवस्थित नगर जो जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां मंगला, मंगला सरस्वती, लिखते जाओ, यहां मंगला सरस्वती, यहां मंगला सरस्वती, बागेश्वरी, वागेश्वरी, कोमा ऐश्वर्या। हाँ, ये ऐश्वर्या रानी नहीं, या ऐश्वर्या क्या बोलते हैं, राय नहीं, हाँ ऐश्वर्या। ये सब तेलकूप है, नलकूप, तेलकूप है। ठीक है, जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है। अब दूसरा बात मत सोचिएगा, क्या लिखे हो, ऐश्वर्या आदि, आदि तेल कूपों से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हो चुका है। अब ये 4 नाम आप हाईलाइट करके रखना। देखिए ऐसे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी देके पढ़ाते हैं, सही थोड़े है, क्योंकि सब बतिया आपके कॉपी में है। ठीक है, मंगला सरस्वती बागेश्वरी और ऐश्वर्या से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हो चुका है। लिखिए, यहीं पर अवस्थित किराडू मंदिरों को, किराडू मंदिरों को, यहीं पर अवस्थित किराडू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू, किराडू मंदिरों को, किराडू टेम्पल्स, किराडू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, ऐसे खजुराहो कहां, मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहां, अरे बोलो तो भैया, खजुराहो कहां, मध्य प्रदेश में। बनवाया किसने था, चंदेल वंशीय शासक धंग देव ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। विश्व विरासत सूची में शामिल है। अपनी कामुक कलाकृतियों के लिए विश्व के लाखों श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए उस मूर्तियों को। तो ये खजुराहो है वहां पर। ठीक है, तो हर स्टेट में अगर वैसी कहीं मूर्ति मिलती है ना, तो उपमा दे दी जाती है कि यह खजुराहो है। लेकिन मूल खजुराहो कहाँ है, कहाँ, हाँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बनवाया है धंग वंश, चंदेल वंशीय शासक धंग देव ने निर्माण करवाया था इसका। ठीक है, आगे लिखना जैसलमेर। जैसलमेर थार डिजर्ट में अवस्थित, थार मरुभूमि में अवस्थित, जैसलमेर को भी एक लाइन में खत्म करो। थार मरुभूमि में अवस्थित ऐतिहासिक नगर, थार मरुभूमि में अवस्थित ऐतिहासिक नगर जो
सोनार का किला, सोनार का किला, एक वहां पर किला है, नाम क्या है, सोनार, कोमा पटवों की हवेली, पटवों की हवेली, अंग्रेजी में भी यही चलेगा, पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। डिजर्ट फेस्टिवल, डिजर्ट फेस्टिवल, मरुभूमि उत्सव के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। यहां यहां हाँ, आकर्षण का केंद्र है। यहां क्या लिखोगे, एक लाइन में लिखो, पेट्रोलियम और यूरेनियम की प्राप्ति हुई है, की प्राप्ति हुई है, यूरेनियम की प्राप्ति हुई है, पेट्रोलियम और यूरेनियम की प्राप्ति हुई है, पेट्रोलियम और यूरेनियम की प्राप्ति हुई है। ले चलेंगे आपको जयपुर में, जयपुर में, जयपुर क्या कहेंगे, राजधानी नगर, लिखते जाओ, जयपुर में राजधानी नगर, कैपिटल सिटी, जिसे कैपिटल सिटी, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यह कहानी पर भी कल बात होगी, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यह कीमती पत्थरों के कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, कीमती पत्थरों के कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। कटिंग के लिए प्रसिद्ध है, लिखो, यहां अवस्थित हवा महल, यहां अवस्थित कौन सा प्लेस है, हवा महल, जंतर मंतर, हवा महल, जंतर मंतर, कोमा आमेर का किला, आमेर का किला, आमेर का किला, आमेर का किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ठीक है थे, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अब आपसे पूछा जाता है कि भैया हवा महल किस शहर में है, हाँ नहीं बताएंगे, जयपुर में है। ये सब चीजें, मतलब ये तो हमने एक मॉडल आपको दिखा दिया है कि देखो भाई, किसी भी स्टेट को इस स्तर पर चल के पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब कल से हम लोगों की यही प्रक्रियाएं रहेगी, यही कार्यक्रम होगा कि आप एटलस को लेके आइएगा, मैं यहाँ बोर्ड पर मैप दिखाऊंगा, यहीं पर जोर जोर से बोलूंगा, आप भी मेरे साथ कदम ताल मिलाइएगा। ऑनलाइन वाले जहां भी बैठे हो भाई, तुम लोग वहीं से आवाज देना कि यही पढ़ाई लिखाई और याद करना, तीनों प्रक्रियाओं को यहीं संपन्न कर लेंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं बचे। दिक्कत है, अभी आधी बातें राजस्थान की अभी भी बचे हुए हैं, पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी मकरान तट वगैरह में ले चलेंगे ना, जहां से संगमरमर मिलेगा, वहीं संगमरमर आकर के बनाएगा क्या,
ताजमहल, ठीक है। हाँ, प्रेम का प्रतीक ताजमहल का निर्माण होगा, लेकिन प्रेम का प्रतीक ताजमहल नहीं। किसको रख देना चाहिए नाम? दशरथ माझी रोड। उससे बड़ा कुछ हो सकता है जी? नहीं हो सकता है। ताजमहल तो धन का अपव्यय है, लेकिन दशरथ माझी रोड हाँ रियल में एक पराक्रम और प्रकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। कौन सा एटलस लेना है? स्टूडेंट का ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। थैंक यू। कल एकदम 9 बजे फिर मिलते हैं।